हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नितिका सैनी और आज की जो वीडियो है ये है चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 2। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में और कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स के बारे में कि जो जो एलिमेंट्स हैं उनको किन सिंबल से लिखा जाता था। और हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास के बारे में कि जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या क्या एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है। तो हम आज इस वीडियो में इन 3 चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का पार्ट 1 मैंने कंप्लीट किया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो को जाकर चेकआउट कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज का जो पार्ट है वो अब हम शुरू करते हैं। आज हम करेंगे इस चैप्टर का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 की वीडियो जिसने नहीं देखी है, प्रीवियस जो वीडियो मैंने डाली है वो जाके पहले देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 1 में मैंने आपको लॉज बताए थे कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन के और केमिकल कॉम्बिनेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सब मैंने आपको पहली वीडियो में पहले पार्ट में बता दिया था। चलिए सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे एटम के बारे में। व्हाट इज़ एन एटम? एटम क्या होता है? हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ मेसन बिल्डिंग वॉल्स? मेसन बिल्डिंग वॉल मतलब ईंटों का बना हुआ, ईंटों की बनी हुई दीवार। फ्रॉम दीज वॉल्स अ रूम एंड देन कलेक्शन ऑफ रूम्स टू फॉर्म अ बिल्डिंग। सबसे पहले इन दीवारों से कमरा बनाया जाता है और बहुत सारे कमरे मिलाकर एक बिल्डिंग बनाई जाती है। व्हाट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए ह्यूज बिल्डिंग? तो बड़ी बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन आंट हिल? और जो आंट हिल होती है उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? इट इज़ अ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड। जो चींटी अपना घर बनाती है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो सैंड होता है। ठीक है। सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स आर एटम्स। इसी तरह जितनी भी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, बिल्डिंग्स के या फिर किसी भी चीज़ के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो मैटर होते हैं जो कि एटम से मिलके बनते हैं। एटम्स कितने बिग होते हैं? अब हम ये पता करेंगे कि एटम्स एक्चुअल में कितने बिग होते हैं। एटम्स आर वेरी स्मॉल। एटम्स जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं। दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। वो उन सब चीज़ों से छोटे होते हैं जिन चीज़ों को हम इमेजिन करते हैं और हम जिन चीज़ों से उसे कंपेयर कर सकते हैं वो उनसे भी छोटे होते हैं। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड वुड मेक अ लेयर बेयरली एज थिक एज दिस शीट ऑफ पेपर। जो आपकी बुक का शीट ऑफ पेपर है ना, बुक का पेपर है, अगर मिलियंस ऑफ एटम्स एक साथ मिल जाए और एक लेयर बनाए ना तो वो इतनी ही पतली लेयर बनेगी मिलियंस ऑफ एटम्स की, जितना पतला आपका पेपर है। ठीक है। एटॉमिक रेडियस जो है वो मेजर किया जाता है आपका 1/10⁻⁹ मीटर इज इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर और 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁹ नैनोमीटर। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि जो है रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होता है जो नैनोमीटर में हम मेजर करते हैं। अब साइजेस देख लेते हैं। जैसे रेडियाई है 10⁻⁻10, इसका एग्जाम्पल है एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटम की रेडियाई इतनी कहलाई जाएगी और मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल की इतनी कहलाई जाएगी। हीमोग्लोबिन जो ब्लड में प्रेजेंट होता है उसकी इतनी कहलाई जाएगी 10⁻⁻8। सैंड, जो ग्रेन ऑफ सैंड होते हैं, छोटी छोटी रेत के जो सैंड होते हैं, उसका जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो होती है 10⁻⁻4। आंट की जो होती है वो -3 एंड एप्पल की जो होती है रेडियाई वो 10⁻⁻1 होती है। बेसिकली ये पूछे मतलब नहीं जाते बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है। We might think that if atoms are so insignificant in size, why should we care about them? हम कभी कभी ये सोच सकते हैं या कभी कभी किसी के दिमाग में आ ही जाता है कि अगर एटम्स इतने छोटे होते हैं तो फिर हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, हम इनके बारे में क्यों पता कर रहे हैं। ठीक है। दिस इज बिकॉज आवर इंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितना भी हमारा पूरा इंटायर वर्ल्ड है वो इन्हीं एटम से मिलकर बना है। इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ आप देखते हैं वो सारी एटम से मिलकर बनी है। वी मे नॉट बी एबल टू सी दैम बट दे आर देयर एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वॉट एवर वी डू। थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ सर्फेसेस ऑफ एलिमेंट शोइंग एटम्स।
आजकल इतनी मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं कि हम छोटी से छोटी इमेज को बड़ा कर कर सरफेस पर देख सकते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये इमेज ऑफ सरफेस ऑफ अ सिलिकॉन है। सिलिकॉन एक मेटल कह लो, उसका जो है सरफेस एरिया है। आप इतना बड़ा मैग्नीफाइड करके आपको हम मतलब आजकल के मॉडर्न ज़माने में देख सकते हैं। What are the modern day symbol of atoms of different elements? आज के टाइम में एलिमेंट्स जो एटम्स हैं एलिमेंट्स के, उनके क्या क्या सिंबल बने हैं, आज के टाइम में क्या सिंबल बने, हम उन्हें किन नामों से, किन सिंबल से पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। Dalton was the first scientist to use the symbol for elements in very specific sense. जो डेल्टन है वो ही जो है फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने ये सिंबल यूज़ मतलब बताए, एलिमेंट्स के सिंबल बताए ताकि हम इजीली उनको याद रख सके। When he used a symbol of an element, he also meant definite quantity of that element, that is one atom of that element. जो सिंबल बताए गए हैं ना, इसकी एक डेफिनेट क्वांटिटी बताई गई है उसमें, यानी एक एलिमेंट का एक ही एटम दिखाया गया है, यानी कि बहुत सारे एटम के सिंबल दिखाए गए हैं। Berzelius suggests that the symbol of element be made from 1 or 2 letters of the name of element. एक साइंटिस्ट और है बर्जेलियन, इन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो सिंबल्स होंगे एलिमेंट्स की वो 1 या 2 ही लेटर के बनाए जाएंगे ताकि आप लोगों को या फिर सबको याद रखने में ईजी हो। ठीक है, सिंबल कुछ ऐसे हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनके सिंबल ये हैं। ठीक है, फॉस्फोरस कुछ इस तरह से सिंबल में दिखाई देता था, सल्फर कुछ ऐसा, आयरन, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मरकरी। सिंबल ऑफ सम एलिमेंट एज प्रपोज्ड बाय डेल्टन, ये डेल्टन ने बताया था। ठीक है, जो डेल्टन ने सिंबल्स बताए हैं ये वो हैं। In the beginning, the names of the elements were derived from the name of the place where they were found for the first time. शुरुआत में एलिमेंट्स के नाम वहाँ से डिराइव हुए जहाँ से वो मिला था पहली बार वो एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, द नेम ऑफ कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम साइप्रस। जो कॉपर है वो साइप्रस में पाया गया था, एक जगह का नाम है। ठीक है, तो उसका नाम इसीलिए कॉपर सी से रखा गया। सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स, कुछ के नाम उनके कलर्स से रखे गए। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। नाउअडेज IUPAC, जो IUPAC कहलाया जाता है वो कहलाया जाता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये वो नाम है जिसके कारण हर साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन इन एलिमेंट, सिंबल और यूनिट्स को अप्रूव करती है। इन्होंने ही पूरी वर्ल्ड के लिए ये नाम और सिंबल अप्रूव किए कि इन्हीं नाम से पूरी दुनिया इन एलिमेंट्स को जानेगी। is an international scientific organization which approves names of element, symbols and units. Many of the symbols are the first one or 2 letters of elements name in English. बहुत से symbols जो हैं वो पहले या फिर उसके दूसरे लेटर से मिलके बने हैं। The first letter of symbol is always written capital. First letter हमेशा capital में लिखा जाता है, अपर केस, एंड द सेकंड जो है वो स्मॉल में लिखा जाता है। ये पूछा होता है व्हाट इज IUPAC, यहाँ पर ये पूछा जाएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, और IUPAC के क्या एक क्या कहना चाहिए फॉर्मूला है या क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये नाम IUPAC ने अप्रूव किए। तो आप बताओगे कैसे लिखा जाता है IUPAC में एटम्स के नाम, एलिमेंट्स के नाम। जैसे एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H से शुरू होता है तो इसका जो एलिमेंट जो सिंबल लिखा गया वो H लिखा गया। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का A और L बताया था, पहला लेटर कैपिटल और दूसरा स्मॉल, हम ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों लेटर कैपिटल हो गए। कोबाल्ट, कोबाल्ट का C कैपिटल O स्मॉल, इस तरह से नहीं लिखना है क्योंकि ये दूसरा एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स आर फाउंड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड अ लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। कुछ जो है एलिमेंट्स के नाम ऐसे लिखे गए हैं, एक तो शुरुआत वाले नाम से लिखे गए और कुछ उसके सेकंड सिंबल लिया गया है उस नाम के बीच से उठाकर। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन में CH नहीं लिखा हुआ यहाँ पर,
क्लोरीन में क्या लिखा हुआ है यहाँ Cl। क्यों? क्योंकि एक नाम तो उन्होंने फर्स्ट ले लिया एक लेटर और एक बीच में से ले लिया, लेटर मतलब बीच में से अपीयरिंग, किसी भी बीच में से उठा लिया। सेम है जिंक में कर दिया, जिंक का पहला वर्ड तो Z ले लिया और N जो है वो किसी बीच में से उठा लिया वर्ड, ठीक। अदर सिम्बल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट इन लैटिन, जर्मन एंड ग्रीक। कुछ जो और सिम्बल्स हैं उनके नाम एलिमेंट्स के लिए गए लैटिन वर्ड्स में, जर्मन में और ग्रीक वर्ड्स में। फॉर एग्जाम्पल द सिम्बल ऑफ आयरन इज Fe, बिकॉज Fe आयरन का हम लोगों ने सिंबल Fe रखा, क्यों? क्योंकि ये लैटिन नाम है जिसका नाम है फेरम, ठीक है, इसका नाम फेरम है, इसलिए हमने इसका Fe ले लिया आयरन का। ऐसी सोडियम का हमने Na लिया क्योंकि इसका नाम है नेट्रियम, इसका लैटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड या जर्मन वर्ड नेट्रियम होता है, इसलिए हमने Na ले लिया, लेकिन इसका इजी वर्ड जो हम लोगों को याद है वो है सोडियम। सेम एज पोटेशियम, पोटेशियम को हमने K से डिनोट किया, क्यों? क्योंकि इसका जो दूसरा नाम है लैटिन वर्ड, जर्मन वर्ड या ग्रीक वर्ड जो नाम होता है वो होता है केलियम। देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज़ नेम एंड अ यूनिक केमिकल सिंबल, इसीलिए हर जो एलिमेंट है उसका एक अपना नाम है और अपना केमिकल यूनिक केमिकल सिंबल है, ठीक है। जैसे ये टेबल दे रखी है, चलो टेबल मैं पहले बाद में पढ़ाऊंगी, यहाँ पर देखो ये है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट है, टेबल आप देख लो, ये देखो एल्यूमिनियम का ये आते हैं, ये जो सिंबल है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द सिंबल ऑफ ब्रोमियम, ब्रोमियम का क्या सिंबल है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ये इजी हो जाते हैं याद करने, आप एक आध बार याद करेंगे इजी हो जाएंगे आपको, बट ये इंपॉर्टेंट हैं जो सिंबल्स हैं ये आपको याद होने चाहिए। द अबव टेबल इज गिवन फॉर यू टू रेफर whenever you study about element, do not bother to memorize all in one go। आपको इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंबल याद हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। with the passage of time and repeated usage you will automatically be able to reproduce the symbol। कुछ टाइम के बाद आप इजीली इन्हें याद कर पाएंगे, ठीक है। अब एटॉमिक मास के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक तो हमने एटम्स के बारे में पढ़ा कि एटम्स क्या है, उनके सिंबल के बारे में पढ़ा, अब इनके अंदर कितना मास है ये एटॉमिक मास के बारे में हम पढ़ेंगे। द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड वाज दैट ऑफ द एटॉमिक मास। जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी वो बेसिकली एटॉमिक मास के ऊपर थी। अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास, कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। उनके अकॉर्डिंग हर एलिमेंट का अपना एक मास होता है, मतलब अपना एक वज़न या अपना एक जो है वेट ये होता है। द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल दैट साइंटिस्ट वर प्रॉम्प्टेड टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। इनका जो लॉ इन्होंने दिया था, डाल्टन ने, वो दिया था लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब एक कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में ही एलिमेंट रह सकता है। अगर उसका रेशियो 1:8 है तो 1:8 में ही रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वॉज रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क, रिलेटिव एटॉमिक मासेस वर डिटरमाइंड यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड द कंपाउंड फॉर्म। जो हमारी एटॉमिक मासेस निकालने का तरीका है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और कंपाउंड फॉर्म्ड, मतलब किसी भी एटम्स को दो केमिकल्स को मिलाओ, उससे ये देखो कि कौन सा नया केमिकल बन के आ रहा है, अलग अलग उनके क्या वेट है, कंबाइन करके उनके क्या वेट बन रहे हैं और कौन सा कंपाउंड उनका फॉर्म हो रहा है दो केमिकल मिलाने के बाद। उस लॉ को केमिकल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने अभी आपको कोबाल्ट का यहाँ बताया था कि आप CO नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि इसका नाम कार्बन मोनोऑक्साइड पड़ जाता है, अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका सिंबल होता है CO, फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन। एक मोनो इसलिए लिखा गया है क्योंकि ऑक्सीजन का एक ही एलिमेंट है, ठीक है, इसलिए मोनो लिखा गया है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का रेशियो जो बनता है वो बनता है कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन प्रेजेंट है इसमें और ऑक्सीजन का 4 ग्राम इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है।
In other words, carbon combines with 4/3 times its mass of oxygen. Suppose we find the atomic mass unit. Earlier abbreviation is AMU. Atomic mass unit को AMU भी बोला जाता है, but according to latest IUPAC के अकॉर्डिंग अब इसको हम U से डिनोट करते हैं. पहले हम इसे AMU से डिनोट करते थे एटॉमिक मास यूनिट को, बट अब इसे हम U से डिनोट करते हैं. यूनिफाइड मास जिसको हम बोल लेते हैं, दूसरा नाम है इसका यूनिफाइड मास, एज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन एटम. Then we would assign carbon an atomic mass of 1.0 unit 0 unified mass and oxygen an atomic mass is 1.33 unified mass. However, it is more convenient to have these numbers. Whole numbers are as near to a whole number as possible. While searching for various atomic mass units, scientists initially took 1:16 of mass of atom of naturally occurring oxygen as unit, क्योंकि जो 16 है वो कार्बन का एटॉमिक मास कहलाया जाता है. ठीक है, वो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कहलाया जाता है, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 कहलाया जाता है. इसलिए इसकी बेसिक नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन का यूनिट हमने 1:16 रखा है. दिस वॉज कंसिडर रिलेवेंट ड्यू टू 2 रीजन्स. ये 2 रीजन्स की वजह से ऐसे बना है. बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स. ऑक्सीजन रिएक्टेड विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म कंपाउंड. ऑक्सीजन लगभग हर किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है और एक नया कंपाउंड बना देता है. दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेज ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज होल नंबर. ये एटॉमिक मास यूनिट दूसरे एलिमेंट्स को होल नंबर में मासेज देता है, सिंगल नंबर नहीं आता है. However, in 1961 for universally accepted atomic mass, 1961 में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास जो कार्बन का आया गया था वो 12 आइसोटोप का आया गया था. मतलब ऑक्सीजन का 16 और कार्बन का 12 माना गया था. वॉज चूजन एज स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास. ये मासेस जो हैं ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, मतलब ये पूरे यूनिवर्स में ये ही मासेस आपके जो है माने जाते हैं, ताकि सबको ईजी रहे याद करना. 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास 1 एटम ऑफ कार्बन 12. मतलब हर किसी एटम की यूनिट को अगर हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो जो उसका एक एटॉमिक मास आता है एग्जैक्टली 1/12 हो जाता है, या जो है उसका एटॉमिक मास जो है वो फाइंड आउट हो जाता है. The relative atomic masses of an element have been found with respect to an atom of carbon 12. Imagine a fruit seller selling fruit without any standard weight with him. He takes watermelon and says this has a mass equal to 12 units. अगर imagine करो कि एक फ्रूट वाला बिना किसी वेट के आपको फ्रूट करके दे दे, जैसे आपने कहा 1 kg फ्रूट दे दो, तो आप लोग तो मतलब तुलवाते हो ना तराजू में, अगर वो ना करे तो वो ऐसे बताएगा हाथ से उठाकर कि जो वाटरमेलन है इसका वेट 12 यूनिट का है, यानी 12 वाटरमेलन यूनिट्स ऑफ 12 फ्रूट मास यूनिट्स. मतलब एक वाटरमेलन जो है अगर 12 फ्रूट के इक्वल हो जाएगा तब आपको एक वाटरमेलन मिलेगा. मतलब इसके पीसेस अगर आप काटेंगे तो 12 निकल के आएंगे. ही मेक्स 12 इक्वल पीसेज ऑफ द वाटरमेलन एंड फाइंड द मासेज ऑफ ईच फ्रूट ही इज सेलिंग. अब इसने क्या किया, इसके 12 पीसेस कर लिए, ठीक है, और हर पीस को 2 फ्रूट के रिलेटेड उसने जो है एक तरीके से उसका वेट बना लिया. ही इज सेलिंग रिलेटेड टू मास ऑफ 1 पीस ऑफ वाटरमेलन. अब एक पीस ऑफ वाटरमेलन वो इधर तराजू पे रखता, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो दूसरे फ्रूट नापता कि भाई एक वाटरमेलन का पीस इतना है तो जो दूसरे पीस फ्रूट आएंगे वो इतने वजन के होंगे. नाउ ही सेल इज फ्रूट बाय रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट यानी FMU. फिर वो इस फ्रूट के मास यूनिट के अकॉर्डिंग दूसरे फ्रूट को बेचने लगा. सिमिलरली द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ एटम एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन एटम. ये है आपकी एटॉमिक मास की टेबल. ये भी पूछी जाती है कि सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है. ऑक्सीजन का क्या होता है, मैग्नीशियम का क्या होता है, सल्फर का क्या होता है. ये इम्पॉर्टेंट जो कुछ एलिमेंट्स हैं उनके पूछे जाते हैं. लगभग इन्हीं के ही पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा के नहीं पूछे जाते, ठीक है. हाउ डू एटम एग्जिस्ट. एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं.
एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम्स कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं मिलते हैं। बोला गया था एटम्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स और आयंस की फॉर्म में मिलते हैं। एक सिंगल एटम, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स और उसके आयंस प्रेजेंट होते हैं। These molecules or ions aggregate in large number to form matter that we can see, feel और touch। ये जो मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक बहुत बड़ा नंबर बनाते हैं, जो मैटर बनाता है, जिसे हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप छूते हो वो चीज़ें जो होती हैं पर्टिकुलरली एटम से मिलकर बनती है। और एटम किससे मिलकर बनता है? मॉलिक्यूल्स और आयंस से मिलकर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पार्ट 2 तो फिनिश हो गया। अब ये मॉलिक्यूल्स वाला पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रीवियस वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा पार्ट 1 की, तभी पार्ट 2 समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके वीडियो के लास्ट में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।